बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और आज 40वां मैच खेला गया। अब फाइनल समेत 8 मैच बाकी रह गए। 19 नवंबर को इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा और 15 और 16 नवंबर को बल्कि 14 और 15 नवंबर को 2 सेमीफाइनल्स हैं इसके जो खेले जाएंगे, 12 नवंबर को या 15 नवंबर। लेकिन अब आज जो मैच खेला गया उस मैच में इंग्लैंड ने 160 रन से हराया नीदरलैंड को, और वो इंग्लिश टीम जिसने अपना 5 मैच मुसलसल हारी थी, इससे पहले 1 मैच बांग्लादेश के खिलाफ जीती थी। आज इंग्लैंड ने दूसरी कामयाबी हासिल की, जबकि नीदरलैंड की टीम जिसने कि साउथ अफ्रीका को हराया था और बांग्लादेश को हराया था, वो आज इंग्लैंड के सामने बेबस नजर आई और इंग्लैंड ने जो 339 रन स्कोर किए उसके जवाब में 179 रन पर ढेर हो गई आज नीदरलैंड्स की टीम। तो इंग्लैंड की टीम अब जो अगर नेट रन रेट हम अभी आपको दिखाएंगे तो उस बेसिस पर अब 7वें नंबर पर आ गई है पॉइंट्स टेबल पर इंग्लैंड की टीम, और 8 टीमों को क्वालिफाई करना है 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए। तो अब देखते हैं कि इंग्लैंड का जो आखिरी मैच है पाकिस्तान के साथ, उस मैच में इंग्लिश टीम किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है। 11 नवंबर को पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें ईडन गार्डन्स कोलकाता में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। अगर हम बात करें आज के मैच की तो बेन स्टोक्स जो न्यूजीलैंड में पैदा हुए, फिर उनके वालिद रग्बी के कोच थे, वो शिफ्ट हो गए इंग्लैंड। वहाँ बेन स्टोक्स ने क्रिकेट खेली, तनाज़ात से पुर उनकी ज़िंदगी रही। उनको ब्रिस्टल में जो है वो एक फ़ाइट करने पर एक क्लब के बाहर जो है उन पर पाबंदी भी लगी, बहुत सारी चीज़ें। फिर वही बेन स्टोक्स जिनको कार्लोस ब्रैथवेट ने 2016 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में ईडन गार्डन्स कोलकाता में छक्के लगाकर नामुमकिन को मुमकिन बनाया था, वो ऐसा लग रहा था उनका कैरियर खत्म हो गया। लेकिन फिर वही बेन स्टोक्स 2019 के वर्ल्ड कप के हीरो बने जब उन्होंने इंग्लैंड को फतह दिलवाई न्यूजीलैंड के खिलाफ। आज वर्ल्ड कप में बेन स्टोक्स ने अपनी पहली सेंचुरी स्कोर की और मजमूई तौर पर ये उनकी 5वीं सेंचुरी थी, और उनकी सेंचुरी और क्रिस वोक्स की निस सेंचुरियों की बदौलत इंग्लिश टीम जो है एक बड़ा टारगेट बनाने में कामयाब हुई। आखिरी 10 ओवर में 123 रन बने। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर में इंग्लैंड ने चार्ज किया कि नीदरलैंड के बॉलर्स पर और इंग्लिश टीम फतह से हमकिनार हुई। आज के मैच पर बात करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर भी बात करेंगे कि इंज़मामुल हक ये कह रहे हैं कि उनके वकील ईमेल पर ईमेल भेज रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जवाब नहीं दे रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि इंज़मामुल हक कुछ गलत कह रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम शुरू करेंगे आज के मैच के हवाले से। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में हर रोज़ की तरह मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल, और उनके साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर सेलेक्टर मोहम्मद समी। आमिर, आज इंग्लिश टीम निस्बतन बेहतर कारकर्दगी पेश करने में कामयाब है। आई थिंक ये जो वोक्स की और बेन स्टोक्स की पार्टनरशिप हुई है उसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो आसान कर दी। लेकिन टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने फिर वही किया। लग रहा है कि ये वो उस बेसबॉल की साइकोलॉजी जो है, उस जो अप्रोच है उससे बाहर नहीं निकल रहे। आज फिर कुछ गैर जिम्मेदाराना शॉट मार के इनके जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है वो आउट हुए। मलान अनलकी थे कि 100 नहीं कर पाए, खेले अच्छा और उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर उनको बॉलिंग होती रही। लेकिन जो पार्टनरशिप थी 129 रन की वोक्स और स्टोक्स उसने कम्प्लेक्शन गेम का चेंज कर दिया, क्योंकि वहां तक आप ये कह सकते थे कि नीदरलैंड ने अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ली है कि इस मैच में वो इंग्लैंड को जो है वो ग्राइंड कर सकते हैं। लेकिन बड़ी रेजिस्टेंस दिखाई बेन स्टोक्स ने, जिम्मेदारी से खेले और एंड में जब मौका मिला तो फिर उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया। और जिस तरह की बैटिंग के लिए वो मशहूर हैं कि वो स्ट्रोक मेकर हैं, तो उन्होंने शॉट्स मार के तो एक अच्छा टोटल अपनी टीम के लिए हासिल किया। समी, आखिरी 10 ओवर में 124 रन बने और ये स्कोर कार्ड पे अगर नजर डालें तो 2-3 बैट्समैन ऐसे हैं, स्टोक्स, उनके अलावा क्रिस वोक्स और किसी और डेविड मलान, और बाकी कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं पेश कर सका। फिर भी इंग्लैंड की टीम लकी रही कि 339 रन 9 विकेटों के नुकसान पर बनाने में कामयाब है।
बिल्कुल देखिए, जब नेदरलैंड ने स्टार्ट किया तो मेरे ख्याल में शुरू में थोड़ी सी इनसे इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन मिडिल ऑफ द इनिंग आके इन्होंने इंग्लैंड टीम को जिस तरह फिर आउट किए हैं और जिस तरह रिस्ट्रिक्ट किया है, तो मेरे ख्याल में ये क्रेडिट जाता है उनको। लेकिन आखिर में बेन स्टोक्स ने जिस तरह की खेली और फिर क्रिस वोक, ये पार्टनरशिप थी जो इस टोटल पे लगे। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप नहीं होती तो अराउंड 300 के नीचे स्कोर होता, तो फिर भी नेदरलैंड का चांस होता। लेकिन टोटल इतना हो गया कि फिर नेदरलैंड लेकिन आमिर, इस टोटल के ताकुब में आखिरी 5 विकेटें 16 रन पर गिर गई नेदरलैंड्स की, वरना लग रहा था कि 200 तो क्रॉस कर ही जाएंगे, 250 से हुआ। और वही चीज जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, इन टीमों के लिए जो रिस्ट स्पिनर है, गूगली बॉलर्स जो हैं, वो पिक करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इवन जो फिंगर स्पिनर्स हैं, अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल करें तो वो भी इनके लिए मुसीबत लेके आते हैं। और जो रन आउट भी हुए वो भी कोई इनके फेवर में नहीं गया। और आदिल रशीद ने पिछले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भी अच्छी बॉलिंग की और इस मैच में भी आदिल रशीद ने 3 विकेट। देखिए, विकेट्स भी ले रहे हैं और उसके बाद रन्स भी नहीं ले रहे और बड़ी टाइट बॉलिंग करते हैं, जिसकी वजह से बैटर्स के ऊपर जो है वो प्रेशर आता है और फिर अपनी जो वैरायटीज हैं बड़ी इफेक्टिवली जो है वो लैंड कर रहे हैं और उसकी वजह से उनको कामयाबियाँ जो है वो लगातार मिलती आ रही है। आज मार्क वुड को नहीं खिलाया। डेविड विली की बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर डेविड विली ने एंगल बनाया, राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए मुश्किलात पैदा की, 2 विकेटें भी ली आज डेविड विली ने। जी हाँ, बिल्कुल देखें, जब से अंडर लाइट जब भी बॉलिंग का स्टार्ट हो रही है सेक्सरी इनिंग में, कहीं ना कहीं बॉलर को थोड़ी सी हेल्प मिल रही है, स्विंग और सीम मिल रहा है थोड़ा सा। तो आज भी क्रिस वोक और डेविड विली ने जिस तरह स्टार्ट किया, 1 आध विकेट भी ली और रन बिल्कुल 7 ओवर में सिर्फ 19 रन दिए। जी हाँ, रन बिल्कुल नहीं दिए। तो वहीं से जो है ना नेदरलैंड बिल्कुल एक गेम से बाहर हो गई थी, तो ट्यून उन्होंने सेटअप कर दी थी, तो आने वाले बॉलर के लिए थोड़ा इजी हो गया। फिर जिस तरह आदिल रशीद को कह रहे हैं आमिर भाई कि पिक करना मुश्किल था, फिर मोइन अली ने की बॉल भी स्पिन हुआ, तो वहीं से नेदरलैंड का लग रहा था कि बैकफुट पे आ गए और गेम से बाहर हो गए। 6 फीट 2 इंच तवील कामत गस्ट एटकिंसन इस वर्ल्ड कप में अपना दूसरा मैच खेल रहे थे और उन्होंने 7 ओवर में 41 रन दिए। उनकी बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जो मैंने इनके पिछले मैचेस देखे हुए और जो आज का मैच देखा है, ये स्ट्रगल कर रहे थे। ये पूरी बॉडी जो थी वो गेंद के पीछे नहीं जा रही थी, वो सिर्फ बाजू के साथ बॉल कर रहे थे और इसी वजह से उनको जो है वो पुल शॉट जो है बड़े आराम से लगी। रन्स भी उन्होंने 41 दिए, बाउंड्रीज 4 मेरा ख्याल है कंसीड की और छक्का भी खाया। तो वो इसलिए हो रहा था, जब यूजुअली जब ये बैक ऑफ द लेंथ बॉल करते हैं इनका गेंद निकलता है, लेकिन चूंकि बॉडी बिहाइंड नहीं थी, जोर पूरा नहीं लग पा रहा था, इसीलिए वही बॉल जो है जो बैट्समैन को हरी करता है वो बहुत ज्यादा टाइम दे रहा था, जिसकी वजह से इनके खिलाफ रन बने। अब आप क्या समझते हैं आमिर, पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग में अब तो एक तो इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा होगा क्योंकि 5 मैचेस ऑन अ ट्रॉट हारने के बाद आज उन्होंने कामयाब, पहले बांग्लादेश से पहला मैच हारे, न्यूजीलैंड से, फिर बांग्लादेश से जीते और फिर 5 हारे और आज 8वां मैच जीते। तो पाकिस्तान के खिलाफ इनका कॉन्फिडेंस तो हाई होगा और कोई चेंजेस देखते हैं इनकी टीम में पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए, हमने ये बात की थी कि ये किसी ना किसी के लिए स्पॉइलर होंगे, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के लिए ये स्पॉइलर ना हो। डेफिनेटली देखिए, जीत से कॉन्फिडेंस तो आता है और जिस तरह इनके प्लेयर्स ने मेहनत की है आज, देखिए जो रूट जो हैं वो मेरा ख्याल है इनके लिए बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है इस टूर्नामेंट में। उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके। बेस्टो आज फिर जो है वो नाकाम हुए, उनसे अच्छे की उम्मीद थी। सो इनके इश्यूज हैं जिसको पाकिस्तान जो है वो टारगेट कर सकता है और पाकिस्तान के लिए ये इजी मैच बन सकता है। अच्छा, बेस्टो भी आउट ऑफ फॉर्म नजर आए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, इतनी अच्छी इनिंग्स नहीं खेली उन्होंने, हालांकि वो बड़े मशहूर हैं हार्ड रेटिंग के लिए। और ये देखें, रूट जो है लगता है ग्लेन मैक्सवेल की कॉपी कर रहे थे। देखिए, ये टेस्ट मैच में मैचेस में भी ये शॉट मारते रहे, लेकिन जब आपसे रन्स नहीं हो रहे, आप क्यों ऐसा शॉट ट्राई कर रहे हैं? आपको जो इनकरेज किया जाता है, सामने खेलो, सामने खेलो। अगर बैट बॉल मिलेगा तो पुल मारो या कट मारो, अदरवाइज सामने खेल के वो सेफर ऑप्शन है। लेकिन आई डोंट नो व्हाई कि वो इस तरह की शॉटें मारे जा रहे हैं और आउट हुए जा रहे हैं। हैरी ब्रुक डिसअपॉइंटमेंट रहे क्योंकि उनके टैलेंट के बारे में कहा जा रहा है। वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड के कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि जो अगले वर्ल्ड कप में एक्शन में नज़र नहीं आएंगे, जिस तरह से आप देखें जॉर्ज बटलर हैं, डेविड बेस्टो हैं, उनके अलावा मोइन अली हैं, ये सब आपको अगले वर्ल्ड कप में नज़र नहीं आएंगे। मार्क वुड है। आप हैरी ब्रुक को कैसे देखते हैं? हैरी ब्रुक को इन्होंने इन और आउट करके उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया, आज भी 11 रन बनाकर आउट।
जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर हैं। अगर आप देखें इनफॉर्म थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखें लास्ट मूवमेंट पे पहले वर्ल्ड कप की टीम में आए, फिर यहाँ आए थोड़ा सा परफॉर्म किया, लेकिन फिर टीम से बाहर हुए, फिर आज आए। और देखिए जैसे बामिर भाई ने बात की, ये विकेटें ऐसी हैं थोड़ा सा आपको टाइम लेना पड़ता है शुरू में। आप जितना सेट होते जाते हैं उतना आपके लिए ईजी होता है रन करना, लेकिन ये आते ही अभी सेट नहीं हुए और बड़ी हिटों की तरफ जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डाउनफॉल की वजह बनी पूरे इंग्लैंड की। बाकी जैसे आपने कहा जॉस बटलर हो गए, जॉनी बेस्टो होगा, ये पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक फॉर्म में नहीं आया और उम्मीद करता हूँ कि आखिरी मैच में भी ये स्कोर ना करें। तो इसी वजह से ये उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ, देखिए इकबाल भाई एक और चीज़ है, वो ये है कि अगर आप इस पूरे टूर्नामेंट में देखें जिन्होंने टॉप और जो आपके टॉप रन गेटर्स हैं, उनमें से कितने प्लेयरों ने ये रैंप शॉट या पैडल स्वीपें या ये वो मारी हैं। आप रोहित शर्मा से स्टार्ट करें, कोहली पे आए, उसके बाद आप वार्नर ने मारी हैं। हाँ, वार्नर ठीक है। अगर आप बात करते हैं और बैट्समैनों की, किसी ने नहीं। राचिन जो है न्यूजीलैंड के, अगर आप कोई भी प्लेयर को देख लें, इतनी ज्यादा ये वाली शॉटें नहीं मारी। डेवन कॉनवे ने भी नहीं मारी। एग्जैक्टली ये इंग्लैंड वाले जो हैं ट्राई करते जा रहे हैं और आउट होते जा रहे हैं। कोई समझाने वाला नहीं है इनका। और सोच भी नहीं रहे कि यार अगर हम लोग ये शॉटें मारते हुए अगर आउट हो रहे हैं तो भाई जो है सीधा खेल लो, टीम के लिए कुछ करने की कोशिश करो, हार्ड वर्क करो। देखिए समी, अगर देखें आप इंग्लैंड की जिस तरह से विकेटें गिरी और मोइन अली भी उठाकर मारकर आउट हुए, हालांकि मोइन अली को ये एज एन ऑलराउंडर खिला रहे हैं कि वो जो है मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी कर लेते हैं, ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन अब तक बैटिंग के शोबे में मोइन अली भी नाकाम रहे। इससे पहले सिर्फ डेविड मलान एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने 200 से ज़्यादा रन इस वर्ल्ड कप में बनाए थे, एक सेंचुरी थी उनकी, और आज बेन स्टोक्स ने अच्छी बैटिंग की। तो वजह क्या समझते हैं? इंग्लैंड की टीम का जो मिडिल ऑर्डर है वो मुकम्मल तौर से नाकाम है, शॉट्स ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि जिन पर आउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रीज़न क्या है इसकी? रीज़न अगर आप कहें कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंडसेट का है। जिस तरह से ये खेलते आ रहे हैं 1-2 साल से, तो उसी माइंड के साथ कि ये वर्ल्ड कप में गए। और अब अगर देखें सारे बड़ी हिट मारते हुए आउट हुए। हालांकि आप अगर आप देखेंगे तो फील्डिंग में गैप बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने ट्राई नहीं की गैप की, और कोशिश ये है कि अपने जो कन्वेंशनल शॉट है उसी पे रहें और उसी में विकेटें देते रहें। और यही वजह है कि, और ऊपर से जल्दी की इंग्लैंड के बैट्समैन। आप जब भी देखें कि एंड ऑफ द इनिंग में आके बेन स्टोक ने जिस तरह आज किया है, तो इससे आइडिया होगा कि जितना आप खेलते जाएंगे और जितना आप विकेट पे रहेंगे उतना आपके चांसेस रन करने के। तो मेरे ख्याल में जल्दी करते रहे सारे बैट्समैन। उनका मेथड इस तरह हो गया है कि अब वो टाइम नहीं लेते और कोशिश करते हैं कि बस आती अटैक करें। ऑयन मॉर्गन को भी मिस कर रहे होंगे, बड़े एक कॉम्पिटेंट कैप्टन थे, आयरलैंड से भी खेले, फिर इंग्लैंड से भी खेले और 2019 का वर्ल्ड कप उन्होंने जितवाया। मिडिल ऑर्डर में ऑयन मॉर्गन बड़ी ज़बरदस्त इंग्लिश टीम के लिए एक रोल प्ले किया करते थे। आप समझते हैं कि उनको मिस कर रहे होंगे? और जॉस बटलर एज अ कैप्टन उन तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे जो की। देखिए जो ओवन मॉर्गन को जो एडवांटेज था ना, टीम सारी फॉर्म में थी, कंडीशंस जो थी वो इंग्लैंड होम वाली कंडीशंस थी। और फिर अगर आप चले जाएं जो एमिरेट्स में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वहाँ पे उनकी टीम ने स्ट्रगल किया था। सो कंडीशंस की वजह से और फॉर्म में फिर वो जीते। वहाँ वाला तो दूसरी जॉस बटलर जीते ना। नहीं, मैं एमिरेट्स की बात कर रहा हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया में जीते। ऑस्ट्रेलिया वाला तो बटलर जीते ना एज अ कैप्टन फाइनल। ओवन मॉर्गन नहीं जीत सके थे, वहाँ पे टीम ने स्ट्रगल किया। ये टीम फॉर्म में थी 2019 वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में भी फॉर्म में थी। अभी इस टीम की वो वाली फॉर्म नहीं थी और प्लेयरों ने एफर्ट भी नहीं किया। जो सबसे बड़ी बात है कि इनका बॉलिंग, आप देखिए लियम लिविंगस्टन को आप बार बार मैच खिला रहे हैं, उसकी वजह ये थी कि लेग स्पिन शायद उनकी काम आ जाए, लेकिन एज ए बैटर वो अभी भी लॉन्गर वर्जन के लिए सूटेबल नहीं है। उनकी डिफेंसिव टेक्निक नहीं, वो T20 के स्पेशलिस्ट हैं। और देखिए जब टीमें फंसती हैं तो नीचे से आके भी रन्स हो जाते हैं, जिससे आप एक डिसेंट टोटल ऑन द बोर्ड लगा लेते हैं। लेकिन इनके नीचे वाले बैट्समैन भी कुछ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। फिर बॉलर्स को इंजरीज, शुरू में इन्होंने गलत जो है बॉलिंग कॉम्बिनेशन खिलाया, अनफिट होकर वापस चले गए। इनको जो है वो काफी ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ। उसके बाद बॉलिंग कॉम्बिनेशन बन नहीं पाया। उसकी वजह से कप्तान ने भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। और आप एट टाइम्स आप देखते हैं कि जॉस बटलर जो है बिल्कुल हेल्पलेस नजर आते हैं कि यार मैं क्या करूं। आप सही समी, जिस तरह से बॉलिंग की बात कर रहे हैं आमिर सुहेल, तो अगर इंग्लैंड की बॉलिंग को देखें, सैम करन को इन्होंने, सैम करन लगता है T20 के बॉलर हैं, 50 ओवर्स की क्रिकेट के लिए आइडियल नहीं है,
हालांकि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन वो भी इतने नहीं चले। फिर रीस टॉपली ज़ख्मी हो गए, फिर मार्क वुड स्पीड निकालने के चक्कर में उनकी पिटाई होती रही। हालांकि तेज़ तरीन गेंद की उन्होंने इस टूर्नामेंट की 151 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से। और फिर उसके बाद जो लाए अपने डेविड विली ने कुछ बेहतर बॉलिंग की, आज गस एटकिंसन को लेकर आए, और भी उनके जो बॉलिंग अटैक आप क्या समझते हैं, खासतौर पर मैं फास्ट बॉलर्स के हवाले से आपसे पूछूं, उनकी नाकामी की बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में इकबाल भाई कहीं ना कहीं देखें आपने कंडीशन को और विकेट को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। मेरे ख्याल में इन्होंने अपना चेंज ऑफ बॉलिंग जैसे करते आ रहे थे वो चेंज नहीं किया, तो इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। हॉट कंडीशंस भी इनके लिए एक मुश्किल का सबब बनी। जी हाँ, वेदर भी ऊपर से, अब विकेट का भी है। अगर आप देखें ये विकेट पे वही अच्छी बॉल कर रहे हैं जो ज़्यादातर डिसिप्लिन से बॉल कर रहे हैं और एक खास लेंथ पे कर रहे हैं, गुड लेंथ पे। अगर आप देखें इनके बॉलर आज जिस तरह बॉलिंग की है, थोड़ा स्विंग हुआ है, लेकिन लेंथ और लाइन आप देखें तो फर्क आएगा काफ़ी मैचों से। तो ये शुरू से स्ट्रगल करते हुए रियलाइज़ नहीं किया, हालांकि कंडीशन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी और थोड़ा सा कंडीशन के हिसाब से बॉलिंग करनी चाहिए, तो इस वजह से ये स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, अगर आप वेदर की बात कर रहे हैं ना, पिछले 3 समर्स इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा गर्म रहे और वहाँ इतनी गर्मी हमारे से बर्दाश्त नहीं होती जब पड़ती है। लेकिन आमिर यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं, ह्यूमिडिटी ठीक है, लेकिन आप इंटरनेशनल प्लेयर है, आप पहली दफ़ा हर जगह आपको एडजस्ट करना पड़ता है। 2016 के वर्ल्ड कप के आप T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा था इंग्लैंड, जो कार्लोस ब्रैथवेट ने मार लगा के जितवा दिया था वेस्ट इंडीज़ को। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ बढ़ें, हमारा एक सेगमेंट है क्या आप जानते हैं। पहले देखते हैं कि आज सवाल क्या है। क्या आप जानते हैं वर्ल्ड कप में किस बैट्समैन ने सबसे ज़्यादा निस्फ सेंचुरियाँ बनाई हैं? 50s किसने सबसे ज़्यादा बनाई हैं? कुमार संगकारा, शकीब उल हसन, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। आपने इनमें से एक जवाब ढूंढना है और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम आपको इस सवाल का जवाब बताएंगे। इसके साथ ही हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। हमारा इंतज़ार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के 2 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड की टीम ने आज 160 रन से शिकस्त दी नेदरलैंड्स को पुणे में खेले गए मैच में। ये इंग्लैंड की इस टूर्नामेंट में दूसरी कामयाबी है। उसके 4 पॉइंट्स हो गए, नेदरलैंड्स के भी 4 पॉइंट्स हैं, श्रीलंका के भी 4 पॉइंट्स हैं, बांग्लादेश के भी 4 पॉइंट्स हैं। अगर पॉइंट्स टेबल पर आप नज़र डालें तो नेट रन रेट चूँकि इंग्लैंड का बेहतर हुआ है, इसलिए इंग्लिश टीम जो है वो अब 7वें नंबर पर आ गई है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बाद। आमिर 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन इंग्लैंड जो है अभी इसका भी मैच बाकी है पाकिस्तान से, बांग्लादेश का एक मैच बाकी है ऑस्ट्रेलिया से, फिर श्रीलंका का भी एक मैच बाकी है और नेदरलैंड्स का भी एक मैच बाकी। कैसे देखते हैं पॉइंट्स की पोजीशन? 3 टीमें तो क्वालिफाई कर गई। देखिए सभी एक ही तरह की सिचुएशन में है। अगर आप श्रीलंका, बांग्लादेश, इंग्लैंड की बात करें, अब इन्होंने सरवाइव करना है कि किसी तरीके से ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये क्वालिफाई करें। सो उसमें इंग्लैंड का सबसे ज़्यादा चांस नज़र आ रहा है क्योंकि उनका रन रेट जो है इनसे बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। अगर वो लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो उनको बड़े मार्जिन से हारना पड़ेगा फॉर अस टू क्वालिफाई। तो ये है कि इंग्लैंड थोड़ा सा मुझे लगता है कंफर्टेबल है। अगर दूसरी टीमों के मैचेस देखें तो वो काफ़ी तगड़े मैचेस हैं। श्रीलंका वर्सेस जो है न्यूजीलैंड मैच है, श्रीलंका न्यूजीलैंड, बांग्लादेश का ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, इंग्लैंड का पाकिस्तान के साथ, साउथ अफ्रीका का भी अफगानिस्तान के साथ। सो ये अब सारी टीमों के जो है वो तगड़े मैचेस हैं और बड़े कॉन्सिक्वेंशियल मैचेस होंगे। इसमें कोई आगे जाएगा और काफ़ी टीमें जो है पीछे रह जाएंगी। क्या देखते हैं समी? कल 9 नवंबर है, कल श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड। लोग कहते हैं बारिश। पाकिस्तान तो दुआओं के सहारे हमारी टीम देखें ना, कोई तस्वुर नहीं कर रहा था कि हम बिल्कुल आउट हो गए थे ऑलमोस्ट, लेकिन फिर आप देखें किस तरीके से पाकिस्तानी टीम जो है वो उसने कमबैक किया। फिर ग्लैन मैक्सवेल ने मदद कर दी हमारी। फिर उसके अलावा उससे पहले जो मैच था उसमें अल्लाह ताला ने मदद कर दी। तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान को गिरते पड़ते लुढ़कते पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगा। इसका सुना, इसकी दुआएं बड़ी कबूल होती हैं सभी। आज आप तहज्जुद की नमाज पढ़ के दुआ कीजिएगा पाकिस्तान सेमीफाइनल और फिर फाइनल में पहुंच जाए। सेमीफाइनल बड़ा तगड़ा है,
जी हाँ जी, और ये जो मैच है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये भी जीतना ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान टीम जैसा आपने कहा लुढ़कते फुड़कते, लेकिन मेरे ख्याल में एक चांस जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ ने मिस किया, अगर वो 2 पॉइंट होते तो आज हम कंफर्टेबल पोजीशन में होते। लेकिन समाओ अभी भी अगर कल बारिश हो जाए तो हमारे लिए इक्वेशन काफ़ी आसान हो जाएगी। फिर ये है कि आप मैच जीतते हैं तो काफ़ी चांसेस है कि सेमीफाइनल के लिए। फिर अफगानिस्तान के खिलाफ भी तो हमने मौका ज़ाया किया ना, आप समझते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ भी हम जीत सकते थे। जी हाँ जीत सकते थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए। आप देखें एक बॉल की गेम रह गई थी, एक विकेट आप लेते तो आप जीत जाते। तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा क्लोज गेम था अफगानिस्तान से। लेकिन समाओ अभी भी हम इक्वेशन में हैं और अब ये मैच जीतते हैं तो काफ़ी चांसेस है कि अगर न्यूजीलैंड आमिर हरा देती श्रीलंका, सपोज बारिश नहीं होती, तो फिर क्या सिनेरियो बनेगा? फिर तो मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। फिर तो आपको बड़े मार्जिन से जो है वो जीतना पड़ेगा। अभी जो कैलकुलेशन आ रही है कि एज इट इज अगर न्यूजीलैंड मैच जीता अगेंस्ट श्रीलंका 1 रन से, तो पाकिस्तान को 130 रन के मार्जिन से जीतना पड़ेगा। सही, ये जो अभी तक आप होमवर्क सही करके आए, मेरे पास भी मैंने रखा हुआ था, बिल्कुल सही किया आपने कि लंबा मार्जिन होना चाहिए पाकिस्तान को। और कोलकाता के ईडन गार्डन्स की इस विकेट पर अब बाद में अगर जो टीम बैटिंग करती है तो मुश्किल में फंसती है। देखिए जो लास्ट 2 मैचेस वहां पे हुए हैं, अगर वहां पे देखें हाई स्कोरिंग मैचेस होने के चांसेस कम है। वहां पे गेंद टर्न भी हो रहा है और शाम के टाइम गेंद हिलता भी है। सो पाकिस्तान का जो ज्यादातर है, बांग्लादेश से हुआ है यहाँ पर, मैं बांग्लादेश से हुआ पाकिस्तान का मैच। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि यहां पे पाकिस्तान का भरपूर चांस बनता है अगर गेंद रिवर्स स्विंग करना शुरू हो जाए और हमारे जो भी स्पिनर खेलता है वो कोई अच्छी बॉलिंग डाल जाए, तो फिर ही आपका चांस बनता है। तो वो जो मेरे पास आया कि श्रीलंका नीड टू बीट न्यूजीलैंड और नो रिजल्ट अगर पाकिस्तान टू क्वालिफाई, और फिर साउथ अफ्रीका नीड टू बीट अफगानिस्तान और मस्ट नॉट लूज बाय अ बिग मार्जिन। उसके बाद पाकिस्तान नीड टू बीट इंग्लैंड, ये एक सिनारियो है। दूसरा सिनारियो है इफ न्यूजीलैंड बीट श्रीलंका देन पाकिस्तान विल नीड टू बीट इंग्लैंड बाय अप्रॉक्सीमेटली 130 रन्स, जो आपने बताया, प्लस द मार्जिन बाय विच न्यूजीलैंड बीट श्रीलंका। अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को जिस मार्जिन से और हो जाए, और देखिए अगर उन्होंने बड़े मार्जिन से हराया तो फिर पाकिस्तान के लिए और ज्यादा मुश्किल होगी। सो बारिश ही करवा दें, बारिश हो सकती है सभी। जी हाँ फोरकास्ट तो बहुत है और उम्मीद है कि बारिश हो। और लेकिन ये है कि अब पाकिस्तान को आगे पहुंचना है और इंशाल्लाह फाइनल तक जाना है, तो अब इनको बॉलिंग डिपार्टमेंट को परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब जिस तरह का सिनेरियो है, शादाब खान ने नेट में बॉलिंग की है। जी हाँ बिल्कुल, और ना सिर्फ शादाब खान, स्पिनर भी ज़रूरी है, ऊपर से नया बॉल बहुत ज़रूरी है। अगर नया बॉल पे थे, अगर इंग्लैंड की पसलियों में तकलीफ हो गई है। जी हाँ बिल्कुल सुना है, यही है। लेकिन ये क्या नया बॉल समाव इंपॉर्टेंट है। शुरू में हम ब्रेक थ्रू लेते हैं, अंडर प्रेशर करते हैं इंग्लैंड को, तो काफ़ी चांसेस हैं कि ये जो रन रेट है ये भी कवर करने शाहीन अफरीदी रिदम में तो आए हैं थोड़ा बहुत नया गेम करते हैं। जी हाँ, शाहीन अफरीदी के साथ दूसरे एंड से अभी तक हम विकेट नहीं ले पा रहे हैं। हसन अली डिसेंट जॉब कर रहे हैं, लेकिन हमें इस मैच में थोड़ा सा चांसेस लेने हैं कि हम नए बॉल पर आउट करें, क्योंकि इंग्लैंड टीम आप देखें वैसे अभी तक बैटिंग मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल करती आई। तो कहीं ना कहीं हमने नया बॉल अच्छा किया और 1-2 विकेट ले गए, तो हमारे चांसेस हैं कि हमको जल्दी आउट कर लें और फिर उसको जल्दी से चेस करके हम रन रेट अच्छा कर सकते। डेविड मलान कोई खतरे की अलामत बन सकते हैं और बेन स्टोक भी फॉर्म में आ गए आज। तो देखिए मैं अभी जो देख रहा हूं अभी भी इश्यूज हैं। अगर आप मलान की बात करते हैं तो अभी भी टांगे जोड़ के वो बल्ला उस फ्लो में नहीं खेल रहे जिसके लिए वो जो आप कहें फुटवर्क नहीं है। आप देखिए वो ड्राइव भी मार रहे हैं खड़े खड़े, जस्ट स्विंग ऑफ द बैट। आप देखिए मिनिमम जो है वो फुटवर्क है, लेकिन ये तो गेंद बहुत ही ज्यादा मुंह में गिरा हुआ था और यहाँ पे ये फंस रहे हैं। अच्छा, इस जगह के ऊपर जब ये एक्स्ट्रा कवर मारने जा रहे हैं तो गेंद अगर थोड़ा सा बाहर हो और एंगल अवे हो रहा हो तो ये एक दफा नहीं काफी दफा उसके ऊपर आउट हुए हैं इसी टूर्नामेंट में। 100 भी इन्होंने किया एक बांग्लादेश के खिलाफ। जी, लेकिन ज्यादातर 100 के बावजूद इनकी कोई बड़ी वाली इनिंग्स नहीं थी। आज इन्होंने 80 ऑट किया। सो आई थिंक अभी भी उनके इश्यूज हैं। और ये इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है आज ठीक है, रन्स किए बेन स्टोक्स ने, लेकिन अकेला बंदा जो है वो जिस तरह मैक्सवेल खेला है उसी तरह की इनिंग्स जिता सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि बाकी जो प्लेयर्स अगर स्टोक फॉर्म में आ भी गए, बाकी प्लेयर्स वल्नरेबल हैं। तो पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो कैश इन
बिल्कुल कर सकते हैं। समी, अगर हम बात करें पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन की, आप समझते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच में पाकिस्तान कोई चेंजेस करेगा अपनी टीम में? जी हाँ, जिस तरह आपने बताया हारिस रऊफ का सुना इंजरी है, तो हो सकता है कि हारिस रऊफ की जगह डालें। तो अभी तक तो नवाज को ही खिलाएंगे, और कौन है आपके पास ऑप्शन? हसन अली तो ऑलरेडी खेल रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी खेल रहे हैं, डिपेंड करता है किस तरह की इंजरी है। वसीम जूनियर भी खेल रहे हैं, वसीम जूनियर भी खेल रहे हैं, तो डिपेंड करता है हारिस की इंजरी किस तरह की है, कि वो अगले मैच का अगर देख रहे हैं कि अभी तक तो हमारी श्योर टीम है कि सेमीफाइनल पहुंचे, तो आई डोंट नो किस तरह देख रहे हैं, कितनी उनकी फिटनेस है, तो ये भी देखना होगा, वरना रिप्लेसमेंट उनकी भी ले सकते हैं। तो नवाज आ सकता है रिप्लेसमेंट? डिपेंड करता है किस फ्रेम ऑफ माइंड से। हमने ये कहा कि फॉर द सेक कि किसी को भी डालना ये नहीं है, अगर उस फ्रेम ऑफ माइंड में है कि परफॉर्म कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। देखें इस तरह के बिग स्टेज पे जितना प्रेशराइज गेम है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपके साथ ही परफॉर्म करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन हमें रविंद्र जडेजा की कारकर्दगी देखकर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसकी ज़रूरत हमें महसूस होगी, या हमारा लेफ्ट आर्म स्पिनर बेचारा स्ट्रगल कर रहा है पूरे टूर्नामेंट में? स्ट्रगल तो वो करते आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, और आज से नहीं कर रहे, काफ़ी अरसे से करते आ रहे हैं। आप 4 ओवर T20 के तो समझ में आते हैं, और 20-30 रन के लिए अगर आपने चांस लिया हुआ है, तो इन पिचेस के ऊपर और वर्ल्ड कप जैसे स्टेज के ऊपर वो काम नहीं आते। आपको बड़ी परफॉर्मेंसेस चाहिए होती हैं। लेकिन चीफ सेलेक्टर ने तो कहा था कि हम कंटिन्यूटी रखना चाह रहे थे, इस वजह से हमने इस टीम को छेड़ा नहीं। इसीलिए तो टीम भी फंसी हुई है, खुद भी फंसे हुए हैं। खुद तो फंसे हुए, वो निकलेंगे कैसे? सुना है कि बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है। हाँ, जो मैंने जो सुना है, जो वो काफ़ी फ़ोन खड़क रहे हैं। हाँ, बैकडोर काफ़ी फ़ोन जो है वो खड़काए जा रहे हैं, काफ़ी। तो फिर ये जो बयानात एक दूसरे के खिलाफ दे रहे हैं, नूरा कुश्ती है क्या? कौन सी? जो पीसीबी का प्रेस ले वो आया कि जी इंजमाम कहते हैं ईमेल मेरे वकील ने कर दी, पीसीबी कहता है कि इंजमाम गलत कर रहे हैं। देखिए, जब आपने वकील को कमेटी के आगे लेके जाना, जब आपको कमेटी बुलाएगी, ठीक है, अभी कमेटी जो है, कितना टाइम लेगी कमेटी? देखिए, जितना भी टाइम ले रहे हैं, अगर वो मे बी वो यही कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप से पहले कोई बात बाहर ना निकले। देखिए, वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान की टीम का वर्ल्ड कप पूरा हो लेने दे, अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में जाता लेकिन है। ये पहले चेयरमैन साहब ने क्यों नहीं सोचा जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ये बाबर आजम और इंजमाम की टीम है? देखिए, बात यह है कि जो समझदार लोग होते हैं ना, वो सिर्फ इसी कुर्सी पर बैठते हैं। अच्छा, बाकी जो है बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठते हैं। अच्छा, समझदार लोग बैठे। अब बस आमिर साहब कह रहे हैं बस, तो मैंने कहा बस। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी से बात करेंगे। मोहम्मद शमी के कप्तान रहे इंजमामुल हक, मोहम्मद शमी से पूछेंगे। इन्होंने कहा सबसे ज़्यादा इन्होंने 36 टेस्ट मैचेस में सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस इंजमाम की कप्तानी में खेले। इनसे पूछेंगे कि कप्तान का क्या रवैया होता था, और क्या कप्तान जो है इस हॉट वाटर से निकलने में कामयाब होंगे नहीं। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। जोश जगा दे, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। और अब वर्ल्ड कप के 40 मैचेस हो चुके हैं, और 8 मैचेस, 2 सेमीफाइनल, 1 फाइनल, और उसके अलावा 5 लीग मैचेस अब वर्ल्ड कप के बाकी रह गए। और पाकिस्तानी टीम अगर मगर की सूरत हाल में, लेकिन लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि जिस तरीके से अल्लाह ताला मेहरबान हुआ है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर, पाकिस्तान डेफिनेटली, उम्मीद तो सबको बहुत है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल भारत के खिलाफ खेलेगा। और फिर क्या होता है ये भी हम देखेंगे। कोलकाता में अगर सेमीफाइनल होता है पाकिस्तान, कोलकाता में 2016 के वर्ल्ड कप में भी एक मैच खेला था शाहिद आफरीदी की कप्तानी में, और उसमें उसे शिकस्त हुई थी। अब देखते हैं कि कोलकाता में जो बिग ओकेजन होता है, अगर पाकिस्तान आता है तो पाकिस्तान क्या करता है। समी, इंजमामुल हक के बारे में हम बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है निकल आएंगे इस तमाम मामले से? दोनों, मुझे इतनी डिटेल तो नहीं पता, लेकिन जो भी है मामलात, वर्ल्ड कप जैसे आपने कहा है कि वर्ल्ड कप का स्टेज सर पे, तो ये मामलात थोड़े से अच्छी तरह सॉल्व होने चाहिए। और इस वक्त टीम का मोरल, हमने पहले भी बातें की, कॉन्ट्रोवर्सीज आ रही हैं, अभी वर्ल्ड कप में आपकी टीम है, तो कहीं ना कहीं आपको टाइमिंग थोड़ा होल्ड करें, वर्ल्ड कप आप जीत के आएँ या आगे जाएँ, तो उसके बाद आप बिल्कुल आप फैसले लें और जो आपने करना करें। आमिर, आपकी क्या राय? देखिए, मैं थोड़ा सा और किसी चीज़ को टच करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान आती है सेमीफाइनल में, तो कलकत्ता क्यों? मुंबई में मना किया है ना उन लोगों ने, कि मुंबई के जो अटैक हुए थे 2007 में, 8 में,
उस अटैक के बाद सूरत हाल गंभीर है, तो मुंबई के बजाय यहाँ कोलकाता में, हालांकि जो एक्चुअल जो ओरिजिनल शेड्यूल था वो नंबर 1 नंबर 4 तो सिक्योरिटी कंसर्न है मेरे ख्याल में मुंबई में नंबर 1 नंबर 4 से खेलना था, लेकिन उन्होंने ये रखा कि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है, चाहे कोई भी आए, इंडिया आए, साउथ अफ्रीका आए, ऑस्ट्रेलिया आए, लेकिन इंडिया आ गई, यहाँ पे पाकिस्तान को चूज करना चाहिए। वाई कैलकटा? तो पाकिस्तान क्रिकेट कैलकटा बोर्ड की कैलकटा इसलिए मूव हो रहा है अगर पाकिस्तान आती है कि स्पिनर कोई नहीं है। रिप्लेसमेंट तो ले सकते हैं हम, क्यों नहीं ले रहे? रिप्लेसमेंट को छोड़े, अभी इसी पर रहते हैं ना। वो एडवांटेज किसको मिलेगा उधर जाने का? इंडिया को मिलेगा। सो वाई हम क्यों? तो हमारा क्रिकेट बोर्ड तो 22 दिसंबर 2022 से ऑक्सीजन पर है ना, हम तो एडहॉकिज्म पे चल रहे हैं। रमीज को हटाया गया, फिर उसके बाद नजम सेठी आए 4 महीने, फिर 2 महीने और नजम सेठी को हटाया गया, जका अशरफ आए 4 महीने, फिर 3 महीने और, तो हमारा तो ऑक्सीजन पे चल रहा है ना क्रिकेट बोर्ड। आप समझते हैं? आपने खुद ही सारा कुछ कह नहीं, दिया। आप समझते हैं बुनियादी वजह यही है कि अगर हम एडहॉक बेसिस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली फिर हमारी कोई सुनेगा भी नहीं, आईसीसी भी नहीं। हम अब आईसीसी का इजलास है, जका अशरफ साहब जाएंगे, हमें कौन सुनेगा? वर्ल्ड कप के फाइनल पे जका अशरफ साहब आई होप सो के ही विल बी देयर एट अहमदाबाद, तो कौन सुनेगा हमारी इन हालात में? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखें, अभी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आपने काफी ज्यादा लोगों के बयान सुने कि कॉमिकल, सारा कुछ कॉमिकल है। सो उसमें जग हसाई तो होती है, लेकिन मसला यह है कि क्रिकेट बोर्ड की जो चेयरमैन की कुर्सी है उसमें कुछ ना कुछ है। हर कोई जो वो उस पर विराजमान होना चाहता है, वो चाबी अपने साथ ले जाता है कुर्सी की वजह। ये भी तो है ना। देखिए, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन कॉमिकल इन्होंने कहा, आमिर सुहेल ने, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर हमारा गोरा कोच ये कहता है कि दिल दिल पाकिस्तान का गाना नहीं बचा है अहमदाबाद में, तो लोग हैरान हो रहे थे कि इसको इतनी मोहब्बत कहाँ से आ गई। डर्बी शायर का भी कोच है और पाकिस्तान का डायरेक्टर भी है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के 2 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। आमिर, पाकिस्तान में भी ट्रेंड है। अभी तो श्रीलंका से जो खबर आई थी कि क्रिकेट बोर्ड को तो सैक कर दिया गया, लेकिन अभी जो खबर आई है कि अभी राणा टुंगा को चार्ज नहीं दिया। आज मैं पढ़ रहा था, उनका जो वजीर खेल है वो अभी उसने कमेटी बना दी है। नहीं, आई थिंक वो कोर्ट में गए थे पुराने चेयरमैन, तो उन्होंने स्टे ले लिया कुछ दिनों का, उनको स्टे मिल गया। सो ये तो होता रहता है। तो पाकिस्तान में भी ऐसा होता है अगर परफॉर्मेंस ख़राब होती है वर्ल्ड कप की, जैसे 2003 में ख़राब परफॉर्मेंस थी तो तौकीर ज़िया हैड टू लीव दैट पोस्ट, वो गए, छोड़ गए। नहीं, उन्होंने थोड़ी देर सरवाइव किया था। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर परफॉर्मेंस ख़राब हुई है तो आपने सारी उखाड़ पुछाड़ करनी है। 99 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे खालिद महमूद साहब को छुट्टी हो गई। उसकी देखिए ना, सोच समझ के फैसला नहीं ना होता। आपने सबसे पहले जो रूट कॉज है उसको आइडेंटिफाई करना है। आप वो कहते हैं फ्रॉम फ्राइंग पैन टू द फायर, वो वाला हिसाब कर देते हैं ना, कि आपने देखा नहीं प्रॉब्लम क्या है, चेंज करने से सारा कुछ नहीं होता। सही है। देखिए, चेंज जो है वो टोटल चेंज जो है, वो कहते हैं जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लोग होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि कप्तान वो बनाते हैं, सिलेक्शन कमेटी वो बनाते हैं, और जब टीम खराब परफॉर्म करे। देखिए, मसला यह है कि आपने रमीज को क्यों फारिग किया? वाज देयर एनी रीजन? कोई रीजन नहीं। एक बंदे को शौक था। ठीक है, उनका तो यही शौक है ना, नजम सेठी साहब का, कि वो जो जिस तरह बच्चा नहीं होता, वो अब्बा के साथ जिद करना शुरू कर देता, कोई खुलाना देख के ना, कि अब्बा मैंने यही लेना है। जका साहब को भी शौक था, उन्होंने मैंने यही लेना है की कि मुझे भी जाना है, नजम सेठी को गिराना है। नहीं, जका साहब को शौक नहीं था, ये बताएं। मैं वही कह रहा हूं ना, मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहा है। मेरे प्रोग्राम में आया कि हमारे जो चेयरमैन है जका अशरफ होंगे हमारे। देखिए, अब मैं थोड़ा सा ये सारा गेज करें ना, तो ऑनेस्टली ये है कि जब लास्ट टाइम जब जका साहब जो थे वो चेयरमैन इलेक्टेड थे, उनको नजम सेठी ने रिमूव करवाया। अब उन्होंने इनको रिमूव करा के, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फायदेमंद बात है, एक दूसरे को नीचा दिखाने। सोच रहे हैं ना, ये आप सोच रहे हैं। अच्छा, देखिए, मैं वही कह रहा हूं ना कि एक बच्चा जिद कर रहा है तो बाप क्या करता है? बच्चा नहीं, चेयरमैन जिद कर रहा है। बच्चा जिद कर रहा है तो बाप क्या कहते हैं? जो चीज उसके लिए अच्छी है वो या आपकी जेब इजाजत दे रही है, तो
आप जो है बच्चे को समझाते हैं दिस इज नॉट गुड फॉर यू, लेकिन बच्चा जिद किए जाता है कि बच्चा जिद किए जाता है फिर आप क्या करते हैं? फिर क्या होता है? सभी आप बताएं। आप बताएं ना। फिर क्या होता है? बोर्ड बदल जाता है क्या? बच्चा जब जिद करता है तो ड्यूरिंग द टेन्योर किसी को गिरा दिया जाता है। अब जिस तरह सेठी साहब थे, लगता है ये कि सेठी साहब की और ज़का अशरफ की टसल पुरानी है, 10 साल पुरानी, 2013 से जब ज़का अशरफ को हटाया गया, सेठी साहब आए, फिर कोर्ट में चले गए, फिर ज़का अशरफ आ गए, फिर सेठी साहब आ गए, तो लगता है ये टसल पुरानी है। तो इससे बेहतर यही नहीं था कि दोनों को कहा जाए कि आप इत्मीनान के साथ बैठें, आप जिद ना करें। नहीं, उनको कहें हॉकी ठीक करें। हाँ, हॉकी में कहा एक जाए को हॉकी ठीक करवाएं और एक को स्क्वॉश ठीक करवाएं। तो वो फिर वहां पर टूर कहां से होंगे? टीम के साथ तकरीर कौन करेगा? खिलाड़ियों को जमा करके जमा करके खिलाड़ियों के साथ। अगर आपको इतना शौक है ना सर्व करने का, एक हॉकी में आ जाए और एक स्क्वॉश को ठीक करें में तो और एक को ओलंपिक्स में ले जाए। स्क्वॉश एयरफोर्स के अंडर है, वहां नहीं आ सकते, हॉकी में आ सकते। नहीं, हॉकी में है या ओलंपिक एसोसिएशन में, वहां पर भी जनरल आरिफ हसन। कबड्डी को इम्प्रूव कर लें और रग्बी हो रही है। ये आप दोनों को मशवरे दे रहे हैं, नजम सेठी और ज़का अशरफ। नहीं, इनको नहीं दे रहा, लगाने वाले हैं उनको दे रहा हूँ मशवरा। अब हम चलते हैं। अब बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन मुझे मोहसिन भाई ने कहा कि अब हमें क्या आप जानते हैं का जवाब देना है। हमने आपसे सवाल किया था कि आप बताएं कि क्या आप जानते हैं वर्ल्ड कप में किस बैट्समैन ने सबसे ज़्यादा निस्फ सेंचुरियाँ बनाई हैं? कुमार संगकारा, शकीब उल हसन और उसके अलावा सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर ने बनाई और उनका मुजस्समा भी जो है वो मुंबई में उसको अनवील किया गया। उनके अलावा उन्होंने जो स्टीव स्मिथ है ऑस्ट्रेलिया कप्तान, उनका मुजस्समा भी लगाया गया है। तो देखते हैं कि अब आगे और किस खिलाड़ी का मुजस्समा लगता है। इसके साथ ही जोश जगा दे की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। कल मुकाबला है, सब लोग देखेंगे कि कल श्रीलंका जो न्यूजीलैंड जो है वो श्रीलंका के मध्य मुकाबल होगी बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में। कल दोपहर 12:30 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, आमिर सोहेल, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।